इंडिया के कई सारे टॉप ट्रेडर्स हैं, उनके साथ पॉडकास्ट किए, मैं कई सारे ट्रेडर से मिलता हूँ, उनसे बातें भी करता हूँ। तो वहाँ पर एक बात मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या टेक्निकल हमेशा काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हमेशा काम करते हैं। ChatGPT में पूछो कि किसी कंपनी का स्टॉक बढ़ता या घटता है के कारण कौन से हैं, उनमें अगर चार्ट आ जाए। बहुत लोगों के घर बना दिए हर्षद मेहता ने, यस। वो देवता था, लोग घर में मूर्ति रख के उसको पूजते थे। उसने लोगों को बहुत पैसा कमा के दिया। अब भैया उसके बाद जिसको प्रॉफिट हुआ वो तो 5% है, उनका तो पता ही नहीं चलता। वो सेलर हैं, ऑप्शन बेचते हैं। जो मैं शेयर लेता हूँ घट जाता है, जो मैं बेचता हूँ वो बढ़ जाता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन तरीके हैं पैसे कमाने के। 1 मिलियन तरीके हैं पैसे कमाने के और 1.5 मिलियन तरीके हैं पैसे गंवाने के। आपने कई बार देखा होगा ग्रोथ बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है। क्यों होता है? स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख लेती है। मतलब कहाँ ज्यादा स्कोप होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक? वो जुआ है पेनी स्टॉक्स में। ओके। मैं अपने लिए बता दूं, मैंने पूरी जिंदगी में पेनी स्टॉक पे नजर नहीं डाली। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डीप कास्ट में। आप जैसे आदमी के साथ बैठने के काबिल हूँ आज। नहीं सर, मैं आपसे मिला ना कल, तो मुझे लगता है कि बस ये आए हैं अमेरिका से। मैं बता देता हूँ, अमेरिका से ये इंडिया आए हुए हैं और मैंने कि अब मैं आऊँ कब आऊँ रिटर्न, आप मिलो ना मिलो तो मुझे कर लेना चाहिए पॉडकास्ट। तो ये मैंने कल ही डिसाइड किया और आज मैं कर रहा हूँ। और आपने 16-17 साल से शुरू किया। जी। ये चीज़ें हमें इस उम्र में आके इतनी इंस्पायर करती है ना, आप सोच भी नहीं सकते, और मुझे प्राउड है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। अच्छा, आप यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर? जी। ओके, तो कुछ अलग करते हैं वहाँ पर उसमें? देखो, वो इंडिया में भी वही हो सकता है जो वहाँ पे यहाँ पे लोग करते हैं। हाँ। मैं उस दिन संजय कथूरिया जी से मिला, तो क्या करते हैं आप, मैंने बताया अपनी स्ट्रेटजीज। तो मैं बताता गया, वो हर बात में यार ये भी तो मैं भी तो यही करता हूँ। तो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं उस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। देखो, स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन तरीके हैं पैसे कमाने के। 1 मिलियन 1 मिलियन तरीके हैं पैसे कमाने के और 1.5 मिलियन तरीके हैं पैसे गंवाने के। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे पैसे कमाने के, लेकिन उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको कायम रहना है। उसको पहले आप कन्विंस हो जाओ कि ये स्ट्रेटजी ठीक है। ये नहीं कि ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी की यार, एक ये दूसरी पकड़ ली, दूसरी तीसरी पकड़ ली, फ्लिकर करते रहोगे। नहीं, एक स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, उसके ऊपर कायम रहो और इमोशंस को हावी ना होने दो। तो पैसा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता आपका। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ बात करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो कैसे फाइंड करें, क्या पूरी स्ट्रेटेजी हो सकती है उसकी? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्टेप हम देते हैं उनको, वो चाहे यूएस मार्केट के लिए हो या फिर इंडियन मार्केट के लिए हो। देखो, एक तो होते हैं लार्ज कैप्स, जो कि चलते ही चलते हैं पिछले 10, 20, 30 साल से, उनके मैनेजमेंट पे आपका भरोसा है। अगर चाहे तो मैं नाम ले दूं, इंडिया में रिलायंस ग्रुप है, महिंद्रा है, ठीक है ना, तो ये टाटाज हैं, इन्होंने चलना ही चलना है। तो इन पे तो जब मर्जी आप इनके घोड़े पे सवार हो जाओ। ये आप अपनी एसेट कम नहीं होने देंगे। उनके साथ आप ग्रो करोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी तो थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी स्लो मिलेगी इनमें? ऐसा नहीं है, ग्रोथ इनकी देखो पेस की बात होती है। आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आप 1% ग्रो किए 100 रुपये से, तो आपका 100% से क्या हुआ? 1 रुपया ग्रोथ की। 1 रुपया। मेरे 10,000 है, मैं 1% से 100 रुपया ग्रो गया, तो मेरी 100 गुना ग्रोथ वैसे भी होगी ना। तो परसेंटेज ग्रोथ जो होती है आपकी, क्योंकि हाई कैपिटल है, बेस हाई है, तो आप जैसे अमेरिका की इकोनॉमी कितनी ग्रो करती है? 3% जब इकोनॉमी ग्रो कर जाए ना, रिपोस्ट इकोनॉमी अमेरिका की, तो इंडिया क्योंकि ग्रोइंग है, तो इसकी अगर 7 या 8% ग्रोथ ना हो तो कहते हैं यार बड़ी 3% ग्रोथ इंडिया में हो जाए, समझ लो रिसेशन मानते हैं। क्योंकि उसका बेस हाई है। उसकी लगभग 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उस पर अगर 3% ग्रोथ करते हैं ना, 30 ट्रिलियन डॉलर की, तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर उनका ग्रोथ हो गई। तो इंडिया अगर 4 ट्रिलियन है इकोनॉमी, वो अगर 3% पे ग्रो करता है तो उसका बहुत कम ग्रोथ है। तो जो छोटे बेस वाली कंपनी होती है उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होते हैं, बड़ी कंपनियों के ग्रोथ रेट्स कम होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो बहुत मोटा होता है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। मैंने ये सीखा अपनी ज़िंदगी में कि ऑलवेज गो फॉर द लीडर। किसी भी इंडस्ट्री, आपको बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है तो क्यों ऐसे छोटे मोटे बैंक को खरीदने, सीधा जाओ HDFC बैंक के ऊपर। अच्छा, लीडर है तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा, लीडर सबसे पहले ऊपर जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, 10 आदमी दौड़ में शुरू करने लगे हैं, 100 मीटर की दौड़ है, तो जो सबसे तेज भागने वाला है तो वही तो पहले भागेगा।
बाकी तो स्लो वाले पीछे रह जाएंगे। तो भैया ये जो रिलायंस है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब भी माहौल सही होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंडिया ग्रोथ करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो इन्होंने ले जाना। तो आप इनके ऊपर चढ़ो, इनके घोड़े पे कभी नुकसान नहीं डालोगे। दूसरी, अगर आप स्टडी कर सकते हो तो फिर ग्रोथ, दूसरी होती है ग्रोथ कंपनीज। इनमें आपको रिटर्न 20% मिलेगा रिलायंस में। सपोज एग्जांपल के लिए कह रहा हूं मैं, ईयरली। अगर आप किसी ग्रोथ कंपनी को स्टडी कर सकते हो, उसके लिए ये नहीं ना कि 20 कंपनियां होती है ना छोटी ग्रोथ वाली, जिनकी कोई सेल नहीं है लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है जी। अब किसी ने पहचान लिया था अमेज़न को, अमेज़न $5 $10 का शेयर घूमता था, तो कुछ लोगों ने पहचान लिया, तो उनका 100x 200x 300x हो गया पैसा। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, अमेज़न के साथ 20 और कंपनियां भी थी। आपको चुनना था कि अमेज़न, अब लोग कहते हैं अमेज़न में इतना पैसा लगाया था, इतना बन गया, और भैया जो बाकी की 19 कंपनियों में जो आपने लगाया था उसकी तो वो तो लूज हो गया, सबका बेचारा जीरो हो गया, फेल होगी कंपनियां। उनकी बात नहीं क्यों करता। इसलिए ग्रोथ में रिटर्न जरूर है, लेकिन अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आप किसी कंपनी की, टेस्ला की आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है, तो इस तरह से ग्रोथ कंपनी को आप सेलेक्ट करते हो तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी कंपनियों को बीट करेगी आपका रिटर्न। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि उसमें 100% आपकी स्टडी सही होनी चाहिए। तो बड़ी कंपनी में आपकी स्टडी गलत भी हो, ठीक हो, बड़ी कंपनी है तो ग्रो करना ही करना है। आपके पास अगर, तभी मैं कहता हूँ हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपका कुछ परसेंटेज ग्रोथ में होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन एज। मेरी एज हाई है, मैं ग्रोथ वाली कंपनीज में कम से कम लगाऊंगा, मेरे पास बाकी ज़िंदगी कम है। आप 20-22 साल के हो, आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, किसी ग्रोथ कंपनी पे आज लगा दोगे, टेस्ला जैसे 20 साल पहले टेस्ला पे लगा दिया, उसके तो बस वारे न्यारे हो गए। आप पैसे गिन ही नहीं सकते कितने बन गए आपके पास। एक मेरा दोस्त था, कसिनो में जॉब मेरे साथ करता था, तोला उसका नाम था, जापानीज रीजन का था। तो उसने जी $10 में 1000 शेयर टेस्ला के ले लिए। $10 में $10 में 1000 शेयर टेस्ला के लिए। $10,000 लगा, कौन सा बहुत ज्यादा लगे। अच्छा, अच्छा, ओके, मुझे लगा कि सारे शेयर आ गए कितने में। वो जी टेस्ला हो गया 200 250 300 लॉसेस में था। अप टू 2018-19 तक ये लॉसेस में था। तो मैं इसके शुरू में खिलाफ था। मैं कहता इतनी ओवर वैल्यू इसको टेस्ला को दे रखी है। अभी समझना पड़ेगा आपको बात को। ग्रोथ वाली कंपनियां जो होती हैं उनकी वैल्यूएशन मार्केट बहुत हाई देती है। क्यों? कि उनके रिलायंस का 12% 10% ग्रो करेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल किया, अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी है और 3% ग्रो करेगी। इंडिया की इकॉनमी 8% ग्रो करेगी। और छोटी इकॉनमी फिलीपींस की कोई और छोटी ले लो, वो 20% ग्रोथ करती है। ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप ग्रोथ पे जाते हो तो हाई ग्रोथ होगी उनकी, 50-50 60-60%। फॉरवर्ड पीई रेशियो होती है, अगर आपको पता, फॉरवर्ड पीई रेशियो होती है कि उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो अगले साल प्रोजेक्टेड क्या है, 24 की 25 की, जैसे 25 चल रहा है, आपको कि 25 की प्रोजेक्टेड पी रेशियो इसकी कितनी है, 26 की कितनी है। जो एस्टेब्लिश कंपनी है रिलायंस जैसी, उनको पीई रेशियो जो है ना सपोज 30 मिलेगी। ठीक है। जितनी हाई उसकी पी रेशियो, इसका मतलब वो रिच वैल्यूएशन है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। ग्रोथ वाले स्टॉक्स में आपको बताता हूँ, टेस्ला 400 पीई रेशियो पे रहा। 400 पी रेशियो, 500 पी रेशियो, क्योंकि उसका प्रॉफिट अभी शुरू हुआ इतना नहीं है। भाव उसका $400, उस हिसाब से कैलकुलेट करो अर्निंग पर शेयर, तो उसकी 2 सेंट है। भाव उसका $400 का है। कैसे जस्टिफाई करोगे? क्यों? वो ये समझते हैं कि अगले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ 100% ग्रोथ होनी है, 80% ग्रोथ होनी है, तो वो कैचअप कर जाएगा। तो उसको फॉरवर्ड को फ्यूचर लुकिंग है स्टॉक मार्केट, आपको हमेशा पता होना चाहिए, बैकवर्ड लुकिंग नहीं है। पहले वीडियोकॉन ने क्या किया किसी को कोई मतलब नहीं है, आज वीडियोकॉन क्या या फ्यूचर में क्या करेगा दैट मैटर्स। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। आपने कई बार देखा होगा, ग्रोथ बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है। क्यों होता है? स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख लेती है। अच्छा, किसी कंट्री की ले लो, इतनी स्टॉक मार्केट स्मार्ट है ना, इतनी स्मार्ट है, वो पहले ही उसको जज कर लेती है। सियाने बंदे तो पहले ही निकल जाते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, वो कहते हैं ना, बाय ऑन ए र्यूमर सेल ऑन ए न्यूज़। इसको डीप देखो तो बहुत ही बड़ी बात है। 95% में अंदाजे से कहता हूँ, कोई मेरे पास कोई डेटा नहीं है, वैसे ही बंदा कहता है 90%। लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं कि रिलायंस ने फलां से कोलैबोरेशन की, न्यूज़पेपर आ जाता है, न्यूज़ आ गई सारी तरफ, टीवी में न्यूज़, और रिलायंस ने उसके कोलैबोरेशन कर ली, ओ दिस टाइम टू बाय।
90% या 80% लोग उस न्यूज़ पे उसको खरीदते हैं। और भाई वो न्यूज़ ऑलरेडी बिल्ट इन है, पिछले 15 दिन का उसका स्टॉक का प्राइस देखो। बीच में र्यूमर चल रही थी कि इसकी उसका कोलैबोरेशन होने वाली है, साइन हो रहे हैं, पता चलता रहता है। तो वो बिल्ट इन होके स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी 30% बढ़ चुका है। कहते तब भी कभी अच्छे न्यूज़ पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक को मत खरीदो। न्यूज़ बेस पे नहीं खरीदना? नहीं, न्यूज़ बेस नहीं, ऑन द टाइम ऑफ न्यूज़। ऑन द टाइम ऑफ न्यूज़, उस दिन तो वो पीक हो चुका, उसका न्यूज़ बिल्ट इन हो गया, क्योंकि पहले से पता था उनको, तो ऑलरेडी उठ चुका है। राइट, हो गया उसका जो होना था। अभी उसको वेट करो, क्योंकि पिछला उसकी हिस्ट्री देखो 15-20 दिन से। कहीं का होता है ऐसा, अचानक न्यूज़ किसी का आ गया, ये जनरलाइज नहीं बात होती, अचानक किसी का न्यूज़ आ गया, वो बिल्ट इन नहीं है प्राइस में। ये आप थोड़ी स्टडी करते हो ना मार्केट को, जब उसका प्राइस एक्शन, अगर तो उसमें बिल्ट इन है, वो पिछले 25 सालों 25-30 दिन से, महीने से, 15 दिन से उसका ग्रेजुअली प्राइस बढ़ रहा है, तो भैया कुछ है उसमें, वो इस न्यूज़ के कारण बढ़ रहा था। हाँ, जाने वाली थी तो वो बढ़ चुका, क्योंकि फ्यूचर लुकिंग है मार्केट। राइट। तो वो उसमें बिल्ट इन हो चुका, ठीक है ना जी। अब टेस्ला, वही एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ। टेस्ला का $400 का प्राइस हो चुका, पी रेशियो उसकी 300 की पी रेशियो है, तो उसके ग्रोथ 80% दिखाई, 80% ग्रोथ वो है तो शेयर डबल हो जाएगा। और भाई डबल हो चुका। इसी कारण से डबल था, क्योंकि 80% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उसकी, एक्सपेक्टेड थी। हाँ जी, अगर 79 भी होगी ना, अगर तो 85 हो गई तो ठीक है, स्टॉक वहीं खड़ा रहेगा। अगर 79 भी हो गई, 79 होगी 80 की एक्सपेक्टेड से, तो स्टॉक गिरेगा बुरी तरह से। ओके यार, 80%, 79% ग्रोथ, स्टॉक गिर रहा है, लोग ऐसी बात कर। और भाई समझो बात को, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 80% ग्रोथ करेगा, तभी इसका प्राइस यहाँ पे लेके गए थे वो। उससे जरा सी एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गया तो स्टॉक प्राइस गिरेगा। तो जनरल पब्लिक क्या करती है, न्यूज़ सुन के, न्यूज़ देख के उसको उस रेट पे ले लेती है। अब ये बढ़ेगा, अब ये बहुत तेज हो जाएगा, भाई हो चुका, अब अगली न्यूज़ पॉजिटिव की वेट करो या उसकी करेक्शन की वेट करो। ओके, थोड़ी सी उस स्टॉक की। तो 200 से वो 300 हो गया, न्यूज़ आ गई, अब निकलने का टाइम ट्रेडर्स के पास है या नहीं? जिन्होंने 200 पे इकट्ठा करना शुरू किया, 220, 230, 300 रेट हो गया, इससे बढ़िया टाइम कब मिलेगा उनको उस शेयर को बेचने का? एक बार तो बेचो ना, वो कहेंगे। हमने अब ये एक्सपीरियंस बंदा बात ही कर सकता है। हम कहते हैं एक बार तो निकलो, 200 का लिया था, 350% एप्रिशिएशन होगी, इनको ठोको, टोपी आपको पहनाई, इसको पहनाई, इसको पहनाई, इन्वेस्टर्स को। वो इन्वेस्टर्स सारे जो है ना अपने पैसे इधर उधर से लेके इकट्ठा कर लिया उन्होंने। उसको फोमो कहते हैं कि यार मेरे कभी और बढ़ जाए तो मेरे पास ना हो। तो फोमो के चक्कर में वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। उससे बाद 300 से प्राइस 290 आ गया, 285 आ गया, 280 आ गया, क्योंकि ओवरबॉट है वो। ट्रेडर्स निकल गए, बड़े खिलाड़ी निकल गए, उन्होंने लेना ज़रूर है, कंपनी अच्छी है, उन्होंने प्राइस टारगेट रख लिया कि इसका 260 में हम खरीदेंगे। तो आपका जो 300 में लिया हुआ है उधार दूर मांग के पैसा, आपने 290, 265, आपका पेशेंस ब्रेक हो, यार क्या हो गया, क्या हो गया। फिर एक आधी न्यूज़ आ गई, यार वो जो कोलैबोरेशन थी ना इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी हम सोचते थे, 260 भाव आ जाएगा। तब एंट्री पॉइंट है उसका, लेने का टाइम है। लेकिन इन्वेस्टर जिसने लिए ना 300 का, उसकी आधे नहीं 10% 90 में बेच जाएंगे, 10% 280 में बेच जाएंगे, 270 में बेच जाएंगे, 260 में सारे बेच जाएंगे, इक्का दुक्का रह जाएगा, यार चलो गलत हो गया, कोई और देखते हैं शेयर। 260 में वो बॉटम आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर 270, 280, 290 ट्रेडर्स फिर 260 में ले लेंगे, ढेर सारे इन्वेस्टर अपने हाथ से शेयर जा चुका होगा। फिर उसकी स्टेटमेंट ये आएगी, जो मैं शेयर लेता हूँ घट जाता है, जो मैं बेचता हूँ वो बढ़ जाता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, लूजर यही बात करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही गलत है, टाइमिंग ही गलत है उनका। तो ये बात समझ नहीं होती है कि आप किस रेट पर एंटर करते हैं। ओके, अच्छा, हमने बात की कि मल्टीबैगर कैसे फाउंड करें, आपने लार्ज कैप की बात की थी। यहाँ पर अब अगर मिड कैप या स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक जो होते हैं, क्या ये मल्टीबैगर नहीं है? या फिर मतलब कहाँ ज़्यादा स्कोप होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, या फिर लार्ज कैप में ज़्यादा? क्योंकि वो बढ़ चुके हैं ना काफ़ी ज़्यादा, अब ये तो नए हैं, तो इनका बढ़ने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना चाहिए या फिर लार्ज कैप में हमें हाथ मारना चाहिए? जी, मैं पेनी स्टॉक्स की पहले बात करता हूँ। जी, पेनी स्टॉक्स में, अच्छा एग्जैक्ट डेफिनेशन पहले हम बता देते हैं पेनी स्टॉक की क्या होती है। पेनी स्टॉक्स होते हैं हमारे, मतलब ऐसे कहते हैं डॉलर का एक स्टॉक है ना, तो डॉलर है, डॉलर से नीचे आ गया वो पेनी स्टॉक है। ओके, लेकिन टेक्निकली 10-12 पैसे का जो स्टॉक है ना, 20 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे से नीचे, उसको पेनी स्टॉक्स, पेनी मीन
सेंट्स की बात कर रहे हैं, उसको पेनी कहते हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, तो पेनी कहते हैं उसको। यानी पैसा कहा तो आप इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं इसमें? तो इंडिया में रुपए में 1 रुपया हो गया, 10-15 रुपए, 2-3 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का शेयर है, हाँ, उसे आप पेनी स्टॉक्स कह सकते हो। ओके, ठीक है ना जी। तो क्या सुजलोन एनर्जी, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया पेनी स्टॉक हुए? ये पेनी स्टॉक्स अभी हो गए, इतनी बड़ी कंपनी पेनी स्टॉक हो गई? पेनी स्टॉक हो गई क्योंकि उनका प्राइस जो है पेनीज है, ओके ओके वर्थ पेनीज है। ओके, तो एनीवे अब आप उसको रुपए में गुना कर लो, लेकिन हमारे वहाँ अगर 50 सेंट का स्टॉक है, डॉलर से नीचे है, तो पेनी स्टॉक्स है। $5 से नीचे वाला जो स्टॉक है ना, उसको वो पेनी स्टॉक मानते हैं। उसको मार्जिन भी उसका बहुत ज़्यादा लेते हैं वो। अगर मार्जिन अकाउंट है ना आपका, तो उसमें लीवरेज नहीं देंगे आपको। अच्छा। $5 से नीचे इंट्राडे ट्रेडिंग पर? उसके बाद ना तो स्टॉक एक्सचेंज में किसी इंडेक्स में होता है वो, हाँ, नहीं होता है, ठीक है नहीं जी। होता है। उसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, उनकी टेरिटरी से बाहर होता है। वो कभी भी $5 से नीचे वाला शेयर म्यूचुअल फंड्स ये नहीं लेंगे। ओके, तो सिर्फ टुच्चे पुच्चे लोग लेंगे फैक्ट है। ओके, स्पेकुलेशन के लिए कोई ले लेगा, कर लेंगे। जो पेनी स्टॉक्स है वो 1 लाख पेनी स्टॉक्स है ना, जो उसमें से 2 या 3 जो है ना, हाँ, वो मल्टी ब्लॉकर्स बन जाते हैं। बस। वो जुआ है पेनी स्टॉक्स में। ओके, मैं अपने लिए बता दूं, मैंने पूरी जिंदगी में पेनी स्टॉक पे नजर नहीं डाली। मैंने पहले दिन ही फैसला किया। एक मूवी बनी हुई है इंग्लिश में, बड़ी अच्छी, पेनी स्टॉक्स के ऊपर है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, वो तो नहीं है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट? यस, है ना, शायद वही है, वही मूवी है, Yes, उसमें वो वही है। करते हैं। हाँ, पेनी यस, स्टॉक्स के बारे में। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू। पढ़ना ही क्यों है पेनी स्टॉक्स में? आप जुआ खेलते हो। देखो, पेनी स्टॉक्स में एक मतलब है जुआ। आपके पास है कैपिटल बहुत कम, तो आप पेनी स्टॉक्स में कौन जाएगा? करोड़पति आदमी नहीं जाएगा पेनी स्टॉक्स में। वो जाएगा वही जो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, उसकी 500 रुपये महीना सेविंग है, 1000 रुपये उसे इकट्ठे कुट्ठे करके 5000 इकट्ठे कर लिए, वो पेनी स्टॉक ही लेगा। वो क्या कहते हैं, सस्ता है तो ले लेते हैं, शायद बड़ा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कई लोग कहते हैं, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ रिलेटिव टर्म्स की बात आई। एनवीडिया $800 का शेयर है। हाँ, तो यार एनवीडिया, मैं किसी को बता, एनवीडिया ले लो, $800 बहुत महंगा है यार। कोई 50 से नीचे वाला शेयर बताओ, $50 से नीचे वाला, $50 के नीचे वाला बताओ, वो हाँ, तो बहुत महंगा है। हाँ हाँ, टेक्निकल देखो, हंसी आ जाती है मुझे। उनकी नासमझी का प्रमाण मिलता है कि भैया आपको कितने पैसे लगाने हैं? 1000 रुपया लगाना है मुझे, $1000 लगाना है, या 800 रुपया लगाना आपने। 800 का एनवीडिया है, तो आप एक शेयर एनवीडिया का ले लो। 800 रुपये आपको, तो एक 800 रुपये लगाने हैं। हाँ, आप कहते हो 50 से नीचे वाला, 50 से नीचे वाला जो शेयर ले लोगे, उसके कितने आ जाएंगे आपके पास शेयर? 16 शेयर आ जाएंगे। हाँ, ठीक है जी, आपने 16 शेयर ले लिए। वो परसेंटेज इंक्रीज आप पिछले 10 साल से अगले 10 साल की उस 50 वाले शेयर की ले लो। परसेंटेज इंक्रीज साल में कितनी एप्रिसिएशन है, राइट, एग्जैक्टली। आपको जो रिटर्न मिलना है आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलना है। $800 आपके वहाँ लगाए, 800 इधर लगाए, 5% रिटर्न उधर आया, 5% रिटर्न इधर आया सपोज। हाँ, तो एंड ऑफ द ईयर तो रिटर्न सेम आया ना आपको। फर्क क्या निकला इतना वो करने तो का? 50 वाले का चांस है 20 होने के। एनवीडिया, यू आर प्राउड शेयर होल्डर ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया है मेरे पास, आपको रात को सोते हुए लगता है आया एनवीडिया, 4 बंदों में बैठ के बात करो, एनवीडिया है मेरे पास, एप्पल है मेरे पास, ऐसे इज्जत होती है आपकी। तो उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करो? तो ये नहीं होता। अच्छा, एनवीडिया ने 70% रिटर्न दिया है पिछले साल 24 में, लगभग 100% दिए, मैं गलती उसने 100 के आसपास रिटर्न दिया उसने। ठीक है जी, तो भैया 100% रिटर्न उसने दिए, 50 वाला शेयर जो है वो आपको रिटर्न देता है 20%, तो 5 गुना रिटर्न वो दे रहा है। रिटर्न तो आपको आपके 800 रुपये के मिलनी है ना। तब ये क्यों सोचते हो कि सस्ता दे दो मेरे को शेयर, जितने पैसे लगाने उतने लगा लो। वो वक्त तो है नहीं कि पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। पेनी स्टॉक में भैया अवॉइड करो, जुआ है, खेलना है तो खेल लो। आप 100 स्टॉक पेनी के ले लो, उसमें से अगर 1 या 2 चल गए, हो सकता है आपके 100 शेयर्स का लॉस जो बाकी 99 तो जीरो होने हैं। अच्छा, ओके। पर मुझे कभी फैसिनेट नहीं किया पेनी स्टॉक्स। ठीक है, अगर हम पेनी स्टॉक आपने मना किया, मैंने बात की थी कि मिड कैप स्मॉल कैप, अब इन पर अगर हम बात करें तो क्या इनमें करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए आपको। पोर्टफोलियो का जैसे मैंने बताया कि जो डाइवर्सिफाई लार्ज स्टॉक हैं वो आपको रीजनेबल रिटर्न देंगे। बस याद रख लो, अमेरिका की इकोनॉमी 3% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, बड़ी इकोनॉमी। रिलायंस है, उसकी 4% ग्रोथ भी बहुत ग्रोथ होती है। ठीक है ना, उसकी 2 लाख करोड़ की सेल है, अगर 4 लाख करोड़ की, उसका 4% भी लगा लो, 5% भी लगा लो, तो भैया कितनी बन जाती है एडिशनल बिजनेस। तो मिड कैप भी, अच्छे मिड कैप जरूर लेने चाहिए, उनमें ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी।
स्मॉल ग्रोथ कैप जो होते हैं, स्मॉल कैप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें आप अच्छे स्मॉल कैप लो, उनका पोटेंशियल है मल्टी ब्लैगर्स बनने का, राइट? स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप में ओके। लेकिन स्मॉल कैप, आज के स्मॉल कैप कल के पेनी स्टॉक ही है ना? नहीं, उल्टा कह रहे हो आप। कल थे स्मॉल कैप्स, कल थे, कल के पेनी, हाँ, पेनी स्मॉल स्टॉक थे। कैप जो होते हैं ना, स्मॉल कैप हम बात करते हैं जो ऑलरेडी कंपनियां प्रॉफिट्स में हैं, हाँ, हाँ, थोड़ी, बढ़ लेकिन गई। ग्रोथ उनकी अच्छी है, स्मॉल कैप, हाँ, हाँ। उनका स्मॉल साइज है। तो भैया जिसकी आप, जैसे अब 100 करोड़ की कंपनी है, हाँ। अभी शुरू हुई है, 100 करोड़ की है, हाँ। उसकी ग्रोथ तो भैया 60% 50% होनी है, क्योंकि रिलायंस जो 20 साल 30 साल पहले था, अब वो उस स्टेज में है। अगर उसकी मैनेजमेंट आप देखते हो अच्छी है, उनका किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ग्रोथ कैसी है, उनकी प्लान कैसे, स्टडी करो। स्मॉल कैप में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए उसके फंडामेंटल्स देखने होंगे आपको। स्मॉल कैप में फंडामेंटल्स में चार्ट देखेंगे। चूट नहीं काम करते। अच्छा, अब हम इस पे भी बात हाँ, इस करेंगे, पे चार्ट्स हम पे। बात करेंगे। पहले हम इस थोड़ा सा और इस पे कर लेते हैं। आपने कहा कि फंडामेंटल्स देखने चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें आती है जो देखनी चाहिए? फंडामेंटल्स में सबसे ऊपर आती है उसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, उसकी इक्विटी कितनी है, ओके, ठीक है ना, ओनर के पास उसके कितने % शेयर्स हैं, ओनर का स्टेक अगर 70% है, हाँ, तो भैया वो स्टॉक ओनर कभी भी निकल जाएगा या नहीं फिर- नहीं अच्छा, नहीं, उसका स्टेक ज्यादा है ना जी। हाँ, हाँ, हाँ। अगर कंपनी 100 रुपया बनाती है तो 70 रुपए तो मालिक की जेब में जा रहे हैं। हाँ, हाँ। प्रमोटर की जो हाई परसेंटेज हो ना होल्डिंग, जैसे सिप्ला है 95% के करीब मेरे जमाने में, हाँ, हाँ, उनके ओनर्स के पास 95%? मार्केट फ्लोट थोड़ा होता है, हाँ, हाँ, तो थोड़े मार्केट फ्लोट, उसे मार्केट फ्लोट कहते हैं। तो मार्केट फ्लोट अगर उसका थोड़ा है तो उसको बहुत से लोग लेने वाले हैं, तो उसका स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर ही रहेगा। ओनर अपना शेयर बेचते नहीं है। जिस कंपनी का ओनर, उसे कहते हैं स्टॉक डिल्यूशन। अगर ओनर अपना, प्रमोटर जो है, स्टॉक को डिल्यूट करता है अपनी, इसका मतलब ही डजंट हैव फेथ इन द कंपनी अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शनल केस हो। नॉर्मली इट्स कंसिडर्ड एज ए बैड थिंग। जब रिपोर्ट करते हैं ना सेबी को कि मैंने अपने जी 2 करोड़ शेयर रिलायंस वाले ने बेच दिए, हाँ, हाँ। उसी दिन जिस दिन न्यूज़ आएगा स्टॉक प्राइस रिलायंस का नीचे, क्यों कि मालिक अपना ही शेयर बेच रहा है, हाँ, समझे ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए हाई प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वेरी गुड। ओके, बट इंडिया के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा बात वैलिड है। अमेरिका में अब क्या है कि अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेरिका में ऐसी कंपनियों में, क्योंकि लिक्विडिटी इनकी होती है कम, अगर एक 95% प्रमोटर के पास है, 5% शेयर सिर्फ मार्केट में है, तो उसमें लिक्विडिटी भी कम होगी, उसके अप्रिशिएशन के चांस भी, मैनिपुलेशन के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो बहुत बड़े इन्वेस्टर जो है ना, छोटे फ्लोट जो म्यूचुअल फंड्स हैं बड़े बड़े, वो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ओके, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। पहली बात, अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, इंडिया में, FII, सबसे पहले वो यहाँ पे ऐसी कंपनी में लगाना चाहेंगे हाँ, जिसकी फ्लोट अच्छी हो, जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो। ओके, लिक्विडिटी पिछले 10-20 सालों से, अब हम आते हैं बात ट्रेडर्स के ऊपर। ट्रेडर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट में पता क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट करी है हाँ, पूरी दुनिया में। हाँ, 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 पहले अगर शेयर 10 रुपये का बायर है, 10 रुपये 30 पैसे का सेलर है, या 11 रुपये का सेलर है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो आपको बेचना है तो आप 10 का बेचोगे, खरीदना है तो 11 में लोगे। 1 रुपया तो वैसे ही उड़ गया, हाँ, जैसे सोना होता है, हाँ, हाँ, लेते वक्त कुछ और है, तो उसमें आस्क एंड बिड रेशियो में डिफरेंस की बात करते हैं। जिस कंपनी में आस्क बिड की रेशियो कम है, बड़ा इन्वेस्टर, उसको अपनी लिक्विडिटी उसकी ईजी है, 10 लाख शेयर भी उसने बेचने हैं, मार्केट में ऐसे बिक जाएंगे, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, पर डे उसकी ट्रेडिंग बहुत है। वो ट्रेडर्स ने चीज़ पेश की है हमारे लिए, ये हमने contribution बेचना है, उनका। निकलना, खरीदना है, 1-1 पैसे के डिफरेंस से चीज़ मिलती है, बिकती है। हाँ, हाँ, वरना पहले मुझे याद है, रिलायंस 220 रुपये का बायर, 230 रुपये का सेलर, उसके जॉबिंग के 10 रुपये का गैप, हाँ, 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 तो 10 रुपये तो आपके वैसे ही गए, आपने 230 का खरीदा, अभी कहते हो आपने बेचना है, रेट वही है, रेट बोलते हो क्या रेट है अभी, 220-30 रिलायंस ऐसे बोलते थे। अब 220 रुपये 20 पैसे का बायर है, 220 रुपये 25 पैसे का सेलर है, रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, 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 वो क्या है, क्योंकि ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स हाई वॉल्यूम में काम करते हैं, उनको तो 5-5, 10-10 पैसे में, उन्हें हाई वॉल्यूम में काम है, वो 10 पैसे भी बना ले, वो कहते हैं मेरे 500 रुपये बन गए, 1000 बन गए, 2000 बन गए, तो दे हेल्प द स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी के लिए हेल्प करते हैं। FII लिक्विडिटी देखते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार बात करते हैं फंडामेंटल्स की। आपने कहा उसमें जो कंपनी का होल्डर उसका स्टेक कितना है,
है ना? Yes. और समराइज करें तो 2 से 3 चीज़ें और क्या थी? हाँ जी, एक तो उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री कैसी है, उनके प्लान्स कैसे हैं, ग्रोथ है, यंग जनरेशन है कैसी है। दूसरा बैलेंस उसका शीट, बैलेंस शीट अपने बैलेंस शीट बैलेंस शीट आएगी। पहले उनके प्रमोटर्स देख लिया आपने, उनका स्टेक देख लिया कितना है, उसके बाद सेक्टर देख लिया आपने, कौन सा सेक्टर कौन है, से सेक्टर में उसका क्या ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में 10 साल अगर बाद? आप सोचते हो बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, ओवरऑल सेक्टर को स्टडी करो, बैंकिंग सेक्टर अच्छा आ रहा, तो अगली वो जो कंपनी जिसको आप कंसिडर कर रहे हो वो बैंकिंग सेक्टर में है, तो आपको पता अगले 5 साल में सारे बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो उस ये एक प्लस पॉइंट और हो गया उसमें लगाने के लिए आपके पैसे, ठीक है ना। HDFC बढ़ेगा 20%, ये भी बढ़ेगा 20%, बल्कि 30 बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि आप उसकी ये चीज़ें मैनेजमेंट देखोगे, उसके बाद आप उसके प्रोमोटर्स का स्टेक देखोगे कितना है, उन्होंने बेचा तो नहीं पिछले कुछ सालों में। तो तीसरा आप देखोगे, अभी तीसरी बात क्या बताई थी मैंने, सेक्टर को कितना फ्यूचर उसका, हाँ जी, वही सेक्टर कौन सी है कंपनी, चौथा पॉइंट ये। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल कंपनी। आप चारों में सेटिस्फाई हो गए कि सेक्टर भी इसका अच्छा है, मैनेजमेंट भी इसकी अच्छी है, मालिकों का स्टेक भी इसमें 60% है या 50% है, अच्छा स्टेक है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इस कंपनी में। इनके अलावा आप आ जाती है इंडिविजुअल कंपनी। आप इंडिविजुअल कंपनी की फिर बैलेंस शीट देखोगे कि उसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है, इंडस्ट्री का उस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, सपोज एग्जांपल बैंकिंग का लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का एवरेज जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 28% चल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एक ही है? नहीं, अलग अलग है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है टोटल जो रेवेन्यू है उसका, लेकिन उसके टैक्स टुक्स निकाल के नेट प्रॉफिट होता है विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड्स और व्हाटएवर, तो वो नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि आपने 100 रुपये की चीज़ बेची, तो आपको खर्चे डाल के 60 की पड़ी थी, 100 की 40% आपका प्रॉफिट है, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसके बाद उसकी आपने इनकम टैक्स देना है, कॉर्पोरेट टैक्स देना है, तो वो निकाल के नेट प्रॉफिट होता है। जो नेट प्रॉफिट आप लेके भाग जाओ यहाँ से, आपका अपना है, उसमें कोई किसी का कॉर्पोरेट टैक्स डाल के, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है ना वो इतना महंगा नहीं रखता, महंगा रखता जिसने डिविडेंड्स देने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही, ग्रॉस प्रॉफिट ले रही है 28%, उसकी मैनेजमेंट इतनी काबिल है कि वो 28 की बजाय 32% ग्रॉस प्रॉफिट ले रही है, उस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इट मीन उनकी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, एफिशिएंटली काम कर रही है वो, ठीक हो गया। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो उनका डेट कितना है, कर्जा कितना है। 50 करोड़ की इक्विटी है उनकी, उनके ऊपर 200 करोड़ का कर्जा है, तो उनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर उस कंपनी के बैंकक्रप्ट होने के ज़्यादा है, ठीक है ना जी। तो मैं वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अंदाजा बात से समझ लो। 50 का मतलब 200 करोड़ की, ऐसे इतनी होती तो नहीं है, चलो जैसे भी है। लेकिन ग्रोथ कंपनी जो भी होगी ना, उसका डेट हमेशा हाई ही होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट अभी है थोड़ा, बिगनिंग है। ये कंसिडर करनी पड़ेंगी आपकी बातों। ये कोई 50 करोड़ है तो 200 करोड़ उसका डेट है, मैंने नहीं लेना इस कंपनी को, नो। इस तरह से तो आप एनवीडिया और टेस्ला इसको छोड़ चुके होते, कभी लेते ही नहीं लेता, ठीक है ना। वो आपको थोड़ा अपने बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन चीज़ें जो देखने वाली है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसका आप ओवर प्राइस तो नहीं है, पी रेशो कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है, क्वार्टरली ग्रोथ, ठीक है ना, कि एक साल की ग्रोथ कितनी है, फिर हर क्वार्टर में उसकी ग्रोथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो कई बार होता है कि पिछले साल से ग्रोथ है लेकिन रीसेंट क्वार्टर से इस क्वार्टर में नीचे है, कंसेक्चुअल ग्रोथ उसे कहते हैं। तो इस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में उनकी ग्रोथ नहीं है, कम हो रही है। इसका मतलब उनका जो ग्रोथ ट्रेंड पिछले 2 साल से चल रहा था दैट इज स्लोइंग डाउन। उसके रिटार्डेशन, एक तो एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन, वो रिटार्डेशन हो रही है, तो उसको ध्यान में रखो। ये मैं इसलिए कहता हूँ अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बैलेंस शीट में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उसको प्रॉपरली बैलेंस करते हैं। आम आदमी की बस का ये है नहीं बैलेंस शीट देखना। अब तो टूल्स आ गए हैं। एक जो जिसकी मैं फॉलो करता हूँ, एक बंदे को अमेरिका में है, जर्मी, बहुत ही उसकी स्टडी होती है, तो मेरा काम सारा वही कर देता है। वो पूरा कंपैरिजन इसकी मेरे उसका सेक्टर कितना सब कर करा के वीडियो बना देता है। मैं उसकी वीडियो देखना समझ, मेरे को बनाया सारा काम होता है। मेरे को किसी की वेबसाइट पे जाने की यूट्यूब वीडियो देख करके आप कॉपी कर देते हैं सारा कुछ? कॉपी नहीं, मैं उसकी सुनता हूँ ना जी, मैं सुनता हूँ। मैं यूज़ करना है अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। एक तरीका तो यह है कि मैं सारी उसकी बैलेंस शीट देखूँ, उसका सब, भाई टूल्स हैं उस पर सब बैलेंस शीट उसकी कंपनी की वहाँ है, और उसकी सिर्फ नहीं है। जैसे एनवीडिया है तो आप AMD की उसमें बैलेंस शीट है, उसमें माइक्रोन की भी है। तो सेम सेक्टर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सेमीकंडक्टर स्टॉक की बाकियों की ग्रोथ कितनी है, इसकी कितनी, उसकी पी रेशो कितनी है, इसकी पी, वो साथ में साथ कंपैरिजन हुआ होता है। तो ये आप बनाओगे तो आपको 10 घंटे 2 महीने लग जाएंगे।
तो बनी बनाई टूल्स हैं, जब उनको यूज़ कर लो तो वो बना के अपनी वीडियो बनाता है, उसको दिखाता है। अब उस बंदे ने ऑलरेडी काम मेरा कर दिया है, वो वीडियो में भी कहता है अपने, कहता है यार आपका काम तो मैं सारा कर रहा हूँ। तो बेईमान है नहीं, ऑनेस्ट है। उसके रिकमेंडेशन से, ये नहीं कि उसने स्टॉक ये रिकमेंड किया और मैंने ले लिया, उसका मैं फिर प्राइस देखता हूँ कि एंट्री पॉइंट ये है कि नहीं है। फंडामेंटल्स कंपनी के वो एनालिसिस बहुत कर देता है हमारे लिए, बहुत अच्छे से सब वो करके दे देता है। हाँ, उसको देख लो और उसका सारी मेहनत है। हाँ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उससे मैंने बड़ी पैसे बनाए हैं उसकी रिकमेंडेशन से। करनी आपने अपनी है, और उसको 15-20 शेयर एट ए टाइम वो करता है, बस 10-15 शेयर। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में हैं, लेकिन उसके लिए आपको फाइनल डिसीजन एनालिसिस तो आपको लेना है। एक शेयर उसने रिकमेंड करा, $8 का हो गया था 4 से। मैंने कहा आई लाइक दिस कंपनी, इसकी बैलेंस शीट भी, लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है उसमें उनकी प्रोजेक्शंस थी कम प्रॉफिट्स की। तो मैंने कहा 3 महीने के बाद यही कंपनी $6 में मिलेगी, मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे। आज वो ₹5.90 आज का भाव, ₹5.90 है उसका, $5.90। ठीक है जी, तो आई गेट इन। 8 में रुकता तो $5.90 का तो लॉस ही है ना मेरा। हालांकि 8 वाला भी नुकसान नहीं डालेगा, उसके शेयर $12-13 होना है, मैं कन्विंस्ड हूँ। पर बीइंग स्मार्ट, मैं कहता हूँ कि मेरे को अगर ₹6 के चांस है मिलने के, तो उसके रिजल्ट आए अगले अच्छे नहीं आए, रेट थोड़ा सा नीचे आया, और अब आप ले लोगे? ले लिया अच्छा, मैंने 6.25 से शुरू किया, 5.90 है रेट। और नीचे जाएगा और लूंगा, मेरे को पता है गारंटीड है उठना, इसका बहुत सही जा रहा काम। स्टडी पूरी उसने भी करी, उसके बाद फिर मैं अपनी भी करता हूँ। उसकी स्टडी जो जिसमें अच्छा स्टेक होता है, जैसे 1000 शेयर ले लिए, चलो यार उसकी स्टडी पे ले लिए। जब मैं लेने लगता हूँ 20-30 हज़ार शेयर लेने हैं, फिर मैं देखता हूँ अपने मेरी तकड़ी पर कैसा तुलता है वो शेयर, फिर मैं उसको अपनी स्टडी से देखता हूँ। तो फिर मैं तब ज़्यादा स्टेक, थोड़ा बहुत स्टेक करना है उसके कहने पे। आपने कहा यार ये चीज़ ले लो, तो चल यार दीपक भाई सियाना आदमी, इसने कहा है $500-700 की चीज़ तो मैं ले लूँगा। लेकिन जब मुझे $5 लाख लगाने होंगे तो मैं दीपक की बात नहीं, फिर मैं अपनी बात अपनी कन्विंस करूँगा अपने आप को। तो ये चीज़ें सारी देख के ना, इसीलिए क्या होता है कि आप आजकल तो बहुत अच्छा हो गया दीपक जी, अगर आप स्मॉल कैप्स में लगाना चाहते हो तो इंडिविजुअल स्मॉल कैप्स के शेयरों में क्यों पढ़ते हो? ETFs बने हुए हैं, स्मॉल कैप का ETF अलग से है, ETF एंड म्यूचुअल फंड। हाँ जी, म्यूचुअल फंड अलग से होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे कहते हैं। तो ये मॉडर्न वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है जी। तो आप उसका ले लो, स्मॉल कैप का ETF ले लो, पेनी स्टॉक के भी ETF आते हैं अगर लेना। उसमें क्या होता है कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिल जाती है आपको। लार्ज कैप का उसका ETF ले लो। देखो शायद आपसे मेरी बात हुई थी कि जो इंडेक्स है ना उसमें सारे आ जाते हैं, वो ग्रोथ हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक से ज़्यादा करता है। एक्टिव ट्रेडर्स जो है ना वो कम कमाते हैं पैसिव ट्रेडर्स से। अच्छा, जितने ज़्यादा आप पंगे लोगे ना, ये लिया उसको बेचा, उसको चर्निंग पोर्टफोलियो करोगे, वो हमेशा आदमी नुकसान में रहेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टॉक कैसे फाइंड करें मल्टीबैगर। अब आपने शिफ्ट किया इसको कि स्टॉक से ज़्यादा अच्छा अगर स्मॉल कैप देख रहे हो तो यार ETF ले लो ना। एक क्यों ले रहे हो, कर रिस्क हो गया, तो सच्चा कि 40-50 एक साथ ले लो, यानी ETF या म्यूचुअल फंड आप बात कर रहे हो। ओके, ठीक है। और उनका जो है ना म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो डिफरेंस क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा फीस होती है, ETF में फ़ीस इतनी कम होती है। अब म्यूचुअल फंड वही ग्रोथ होगा तो उसके वो मैनेजमेंट करने वाले बहुत पैसा खा जाएंगे, कमीशन, कमाइयाँ, बोनस। ETFs में होता ही कुछ नहीं है। ETF में सिर्फ वो एक्सपेंसेस लेते हैं, बस बहुत थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं। गोल्ड लेना आपने जैसे, अब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड रखोगे, कोई ले जाएगा, कहाँ रखो, अलमारी में रखोगे, काम वाली है, या डर रहता है दिमाग में, लॉकर में रखोगे, तो संभालना मुश्किल है ना। बेवकूफ़ थे जो लोग गोल्ड लेते थे। अब गोल्ड का ETF है, GDX है, गोल्ड माइनर्स का ETF है, ठीक है ना जी। AAAU गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, अमेरिका में उसका सिंबल है AAAU। जितना गोल्ड है उससे उतना ही उसका भाव है, तो उसकी कमीशन क्या है? तो आप गोल्ड में नहीं, गोल्ड के प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हो। यस, वैसे भी तो आप गोल्ड उसमें कर रहे हो, बस आपको फिजिकली देखना अच्छा लगता है तो आप रख ले, तो यहाँ पर उतना जितना फिजिकल देखना है उतना तो रख लो। घर में जवाहरात बनाने हैं, वैसे 1-2 बिस्कुट घर में रखने देखने के लिए अच्छे लगते हैं, पर्स में डालते हैं लोग, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, $1-2 लाख की कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेवकूफ़ हो अगर आप गोल्ड रखते हो। जमाना था रखना पड़ता था, अब तो भैया उसका गोल्ड का सीधा ETF है, 1 नहीं 2 नहीं 3 है। कोई ना, हम वही बता रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हम पहले बात कर रहे थे स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, फिर आपने कहा कि इससे अच्छा है कि आप ETF ले लो, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़, आप बहुत मुश्किल है कि हज़ारों में कोई एक ऐसा फाइंड कर लो जो कि आपको लाखों % दे दे। ये सिर्फ बताने में अच्छा लगता है। विप्रो जब 1976 से ₹1000 लगाने के बाद में आज अगर वो 700 करोड़ का हुआ,
कोई दुनिया में एक भी था जिसको पता था, शायद कंपनी को भी नहीं पता होगा कि एक टाइम बाद 700 करोड़ हम हो जाएंगे। तो ये बताने में अच्छी लगती है। अभी कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जिस किसी को पता नहीं है कि वो आगे जाकर के 1000 करोड़ का हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम ETF में, म्यूचुअल फंड में, हम उनमें लगा लें, बंच ऑफ स्टॉक में। बहुत तो आप ये चीज़ यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, बहुत अच्छी समराइज की आपने, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीच में अभी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉकिंग थोड़ी सी बात निकली थी। मैंने इंडिया के कई सारे टॉप ट्रेडर्स हैं, उनके साथ पॉडकास्ट किए, मैं कई सारे ट्रेडर से मिलता हूँ, उनसे बातें भी करता हूँ। तो वहाँ पर एक बात मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या टेक्निकल हमेशा काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हमेशा काम करते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि 70-80% काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा काम करते हैं। वो मैं कहता हूँ क्या आप सिर्फ टेक्निकल के बेस पे ही ट्रेडिंग करते हो, तो कि हाँ कि हम सिर्फ टेक्निकल के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। और आपने इसका जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट कहा कि फंडामेंटल पे विश्वास करो, टेक्निकल पे नहीं। तो आप उन सारे ट्रेडर्स को, जो कि इंडिया के टॉप ट्रेडर्स है, जो कि इन्फ्लुएंसर है, आप उनको चैलेंज कर रहे हो एक तरह से। तो आपका क्या व्यू है, आपने क्यों ऐसा कहा कि फंडामेंटल्स ही सही है, टेक्निकल नहीं? इस बात को मुझे जरा 10-15 मिनट दीजिएगा। मैं एक सिनारियो आपके सामने बांधूंगा, सिंपल लैंग्वेज में पहले कोशिश करता हूँ मैं उस बात को समझाने की। पहले बात तो ये समझ लो कि इंडेक्स जो चार्ट्स हैं, हाँ, या टेक्निकल जिसे कहते हैं, कैंडल्स बनी, ये कुछ, हाँ हाँ, वो किसके रिजल्ट से बनी, किसने बनाई? वो लोगों ने खरीदा बेचा तो बनी। मतलब क्या खरीदा बेचा? प्राइस एक्शन। यू गॉट इट राइट। प्राइस एक्शन जो है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, वो प्राइस एक्शन ग्राफ बनाता है, चार्ट्स बनाता है। यस, ठीक है, ना कि चार्ट्स प्राइस एक्शन बनाता है। चैट जीटीपी में पूछो कि किसी कंपनी का स्टॉक बढ़ता या घटता है के कारण कौन से हैं, उनमें अगर चार्ट आ जाए बताइए, उनमें चार्ट एक रीजन है ही नहीं, 4-5 रीजन वो बताएंगे स्टॉक कैसे बढ़ता है। उसके प्रॉफिट्स, उसके फंडामेंटल्स, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, कंपनी के इंटरेस्ट रेट्स, सिनारियो के इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, लोगों का भी इंटरेस्ट उस स्टॉक में पर्टिकुलर कितना है, कितना इन्वेस्टर आ रहे हैं, डिमांड कितनी है। उनमें कहीं अगर आपको ये नीचे एक 6-7वें नंबर पे आ जाए कि यार इसका ना ग्राफ कैसा है, उस पर डिपेंड करता है शेयर का प्राइस। अब सिंपल एक्सरसाइज आपको मैंने दे दी, आप चैट जीटीपी पे कर लो। कहीं अगर आपको आ जाए नीचे ग्राफ इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्टॉक टू गो अप और डाउन। वही मैं सोचता हूँ कि यार, मैं भी वही सोचता था पहले कि हम इन्वेस्ट हम कर रहे हैं उसमें, उसके बिहाफ पे वो बन रहा है, और उसके बिहाफ पे कैसे तय हो रहा है कि वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहीं पर रहेगा, वो कैसे वो करेंगे? शुरू में ऐसा हुआ था कि ये जो कैंडल्स बनी, सब कुछ हुई, ये उसकी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन है, उसको देखने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उसको यूज़ करते थे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, क्योंकि एक शेयर एक मोमेंटम बना हुआ है, 10 डेज मूवी एवरेज, 20 डेज मूवी एवरेज सारी देख, उसमें RSI फैक्टर, ये सब देख के वो क्या करते थे कि ये ओवरबॉट है या नहीं, ये मोमेंटम इसका बन गया अभी इसका टेक्निकल ये है कि थोड़ा नीचे आएगा, वो टेक्निकल्स उसकी लाइनें बनाते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। डाइस होती है, डाइस एक जो हम खेलते हैं, वो पासा कह लो, पासा कह लो, हम वो लूडो खेलते थे तो उसमें वो फेंकते थे, उसमें 6 नंबर होते हैं। यस, एग्जैक्टली। एक आग कागज और पेन लेके रख लो, उसकी फेंकनी शुरू कर दो, 4 नंबर आ गया, उसमें 4 खाने बने हैं, 4 नंबर पे मार्क कर दो, ठीक है। उसमें 6 आ गया, 6 पे कर दो, नीचे 6 हो गया, 7 आ गया, 1 से 10 पे आपने लिखे हुए, 1 से 6 में लिखे हुए, 1 से 6 डालते जाओ, 150 बार डाल दो, तो वहाँ क्या बन जाएगा? ग्राफ। बन गया ग्राफ। अच्छा जी, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। बनेगा। जो हुआ उसके ग्राफ बन गया। अच्छा, अब फिर फेंकोगे तो वही ग्राफ बनेगा? नहीं। सिंपल आंसर हो गया, नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वहाँ पे लेके अगर आप ग्राफ ऐसे बना है, ऐसे बना है, स्केल लेके, स्केल होती है प्लास्टिक की स्केल लेके उसको ऐसे रखो, उसको ऐसे लाइन मारो, ये इधर गया था, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, उस बात का कोई मतलब है? नहीं भैया, अगली बार जो पासा फेंकने लगाऊं उसमें 4 आना है या 6 आना है, वो तो ग्राफ बनाएगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ग्राफ को आगे लेके जाएगा। जो मंदड़ी है ना, क्या ग्राफ ऐसे आया था, यहाँ ऐसे आया, उसके बाद अब नीचे जाए, नीचे जाने का मतलब है चौका है, जैसे आप चौके पे रुके हो, तो ग्राफ जाएगा अभी नीचे जाने का मतलब है 3, 2, 1 नंबर आएगा, एक आना चाहिए, ठीक है, 3 या 2 या 1, तभी ग्राफ नीचे जाएगा ना। तो भाई सर नंबर 8 आता है, तो उनकी टेक्निकल कहाँ गई? तो 8 नंबर आने के चांस है या नहीं है? 7 के हैं या नहीं? 6 के हैं या नहीं? 5 के हैं, 0 के हैं या नहीं? बात खत्म हो गई। तो उसके तो जो भी उसने आना है उसने ग्राफ बनाना है।
तो आप इससे वो डिसाइड हो रहा है, उससे ये हाँ, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये स्केल लेके इधर था, इधर लाइन बन रही है, इधर ऐसे बन रही है, डाइवर्जन फैक्टर बन रहा है, तो कैसे अंदाजा लगाओ कि अगली बार उसने पासे ने 6 देना है या 7 देना है? ये मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, सोचो इस बात को, लॉजिक नहीं बनती। तो चैट जीपीटी बड़ी सियानी है, अगर ये टेक्निकल फैक्टर्स प्राइस को मूव कर सकते तो जरूर कहीं ना कहीं वो मेंशन कर देते कि ये भी एक फैक्टर है। हमें ना एक रीज़न चाहिए होता है, वही वापस बात आ जाए हम पहले तो कि फ्यूचर लुकिंग है स्टॉक मार्केट। पहले क्या हुआ किसी को कोई लेना देना नहीं है। वीडियोकॉन ने क्या किया, बहुत दूत थे, बड़ा वीडियोकॉन चला हम जब छोटे थे, अब नहीं है, उसका ग्राफ जितना मर्जी देखते रहो, मत्था मारते रहो, कंपनी खत्म है। टेक्सला टीवी होता था पंजाब से लुधियाने से, टेक्सला टीवी, टेक्सला होता ब्लैक एंड वाइट, बड़ा बिकता था। वेस्टर्न टीवी होता, कई आपको तो खैर नहीं पता होगे, तो जो पुराने मेरी उम्र के लोग हैं उनको याद है ये सारे ब्रांड्स, बेस्टा विजन, वीडियोकॉन, भैया उनके ग्राफ्स देख लो, चार्ट, कंपनियां भी लिस्टेड होंगी शायद उनकी, उनके ग्राफ्स देख लो, तो फिर क्या उनका ग्राफ, उनसे क्या निकालोगे? वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो चुकी। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर पे डिपेंड करती है। ग्राफ जब बना, नीचे गए ऊपर गए शेयर, तब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है, यस। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के सिनेरियो चेंज हो गया, स्टॉक मार्केट सारी ऊपर आ रही है, सेंटीमेंट्स अप है, बिजनेस कम्युनिटी खुश है, तो अब वो ग्राफ को तो नहीं पता अगले स्टॉक कैसे मूव करेंगे, मोदी जी के आने की एक्सपेक्टेशन से। ट्रम्प से उनकी बातचीत हुई, इंडिया की कोलैबोरेशन होगी, इतने ऑर्डर मिल गए हमें वहां से, ऐसे हो गया, उस बेस पे आगे शेयर बढ़ेंगे, तो ग्राफ वो बनाएंगे फ्यूचर वाले। तो उस पुराने ग्राफ को क्या पता भाई किसकी किससे कोलैबोरेशन होने वाली है। एग्जैक्टली आप पूरा बना करके बैठे हो कि पूरा भी मोमेंटम चल रहा है, साइड में चल रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी यानी कि अब और ऊपर जाएगा वो, और यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो कहाँ गए आपके टेक्निकल सारे जो है वो। तो आप एक ह्यूमन टेंडेंसी है, शायद मैंने उस दिन एक एक्सरसाइज की थी कि भाई आप टेल और हेड करो, टेल हेड करो, तो आपको पता है टेल हेड करने वक्त 50-50 चांस है दोनों के, एग्जैक्टली हेड के या टेल के। तो आप 10 बार कर दो, कुछ नहीं, आप देख रहे हो, आप 10 बार हेड आ गया है, 10 बार हेड आ गया, तो अब 11वीं बार आपको, जबकि आपको पता है 50-50 है, हर बार उठा लें, 11वीं बार आपको पैसे लगाओ, आप इस पर क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, आपको वो पिछली 10 बार जो हुआ उसका डेफिनेटली कंसिडरेशन होगी आपकी कि डिसीजन लेने में। यार 6 से 7 बार ना हेड आया, तो अभी मैं हेड पे करता हूँ, या कोई लोग कहेंगे कि यार हेड आ गया, तो अब तो टेल आने के चांस है, भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली दोनों तरफ अपनी मर्जी। तो चार्ट्स को अपनी तरफ, मंदरी अपने हिसाब से लेते हैं, तेजड़ी अपने हिसाब से लेते हैं, तो फैक्ट तो कुछ ना हुआ। तो उसकी बार 11वीं बार जब आप फेंकने लगे हो, वही हेड एंड टेल करने लगे हो, तो मेरे को बताओ कि आपका डिसीजन जो होगा शर्त लगाने का, वो पिछले 10 बार जो हुआ उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा। आपको एक रीजन चाहिए। जो अच्छा सियाना सुपर इंटेलिजेंट है ना, वो कहेगा यार 50-50 चांस है, जिसपे मैं चल हेड को दे दे, वो नहीं परवाह करेगा पिछली 10 बार क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है जो नया ऊपर जाने वाला है कॉइन, उसके 50-50 चांस है, टेल के 50 हेड के हैं, तो मेरा लक 50-50 है। वो कहेगा यार चल हेड पे लगा दे या टेल पे लगा दे, किसी पे लगा दे, आना तो 50-50 है। वो सही जुआरी है, जो उसको ऑड्स पता है। तो जो दूसरे बंदे हैं ना, उनको अंधेरे में है, उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ मैंने इन्वेस्ट करना है, उनको सहारा चाहिए, वो पास्ट देखते हैं, होप चाहिए उनको, एक होप चाहिए, वो पास्ट की हिस्ट्री देखेंगे, फिर शेयर को लेंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो हम फंडामेंटल्स वाले भी हैं, काम तो फंडामेंटल्स ने करना है, लेकिन आप उसके ग्राफ को देखिए ज़रूर। उसके ग्राफ पिछले 1 साल से देखने का पता क्या होता है कि भाई सारा सेक्टर, कंपैरेटिव ग्राफ देखते हो आप, सेक्टर सारा ऐसे ऐसे ग्राफ है सेक्टर का, तो उस पर्टिकुलर, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का ग्राफ पिछले 1 साल में ऐसे गया, बैंक निफ्टी हम देख लो, हाँ, उस पर्टिकुलर बैंक का भी ग्राफ साथ रख लो, भाई अगर बैंक निफ्टी ऐसे गया तो ये साला अंडर परफॉर्म किया इंडेक्स से, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मार्केट ऊपर जाती है, बैंकिंग सेक्टर ये फिर भी नहीं ऊपर जाता। दूसरा स्टॉक ले लो, निफ्टी ऐसे जा रही है, बैंक निफ्टी, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जा, जब भी मार्केट ऊपर जाते हैं ये साला उससे भी ऊपर थोड़ा जाता है, राइट, सारे उसके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आप उस तरीके से ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, टू फाइंड कि ये मार्केट के कंपैरेटिवली रिलेटिवली कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कि मार्केट अगर भाग रहा है तो ये ज्यादा भाग रहा है, नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली उसी सेक्टर में। और मार्केट अगर नॉर्मल भी है, गिर भी रहा तो ये बहुत ज्यादा ही गिर रहा है। यस, ओके, यस, इसका मतलब
कि जब इसमें मंदी की सोच आती है बैंकिंग सेक्टर की, हाँ। तो लोग इसको पहले डंप करते हैं। तो इट्स वीक स्टॉक, ठीक है ना, फेवरेट नहीं है मार्केट का। ये चीज़ें समझो आप, ग्राफ को इस तरह से यूज़ करो। मैं भी देखता हूँ, कोई शेयर लेना मैं उसका ग्राफ देखता हूँ। मैं मार्केट, जैसे एक मार्केट स्टॉक मार्केट है, कहता ये स्टॉक लेना चाहिए, मैं कहता हूँ पिछले मतलब 60% स्टॉक मार्केट इंप्रूव हुई एक साल में, ठीक है, इसके सेक्टर के सारे शेयर इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ। ये सारा 60 से 25 आ चुका है, मैं उसको परे फेंक देता हूँ। जितनी मर्जी मेरे को स्टोरी बता दो आप इसकी, मैं कहूँगा उस सेक्टर मार्केट 60% ऊपर गई, वो सेक्टर 80% ऊपर गया, ठीक है ना, जैसे ईवी मार्केट लगा लो, और ये नीचे ही जा रहा है, 60 से 30 आ गया, और भाई देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग, छोड़ दो उसको। एक लड़की की शादी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है सास के साथ, माँ बाप समझते हैं यार ये लड़की जो है ना बहुत अच्छी है, हमारी सास ही बेकार है, तलाक दिलवा देते हैं। दूसरे घर में शादी होती है, दूसरे घर में फिर वही हाल, फिर भी कहीं नहीं सास ही बेकार मिल रही है, हमारी किस्मत ख़राब है। तीसरे घर में शादी होती है, लड़की लड़ रही है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, सासें ख़राब हैं या लड़की ख़राब है? भैया वो लड़की में ही कमी है कुछ, तो उस स्टॉक में ही कमी है जो नीचे जाता जा रहा है मार्केट ऊपर जाने के बावजूद। तो छोड़ दो उसको, या तो कोई और ऑप्शन हो ना आपके पास, जिद नहीं पकड़नी। आपने एक बार यस बैंक में पैसे कमाए थे, ओ भाई कमाए थे, वक्त था, वीडियो कॉल में कमाए थे, आज उनका टाइम बीत चुका, हिस्ट्री है वो। मैं 20 साल का था, लड़कियां मरती थी मेरे पे, वो यार मरती थी, अब मैं उनका दादा हूँ, पापा हूँ, अब बेटियों की तरह मुझे उनको देखना है, प्यार लेना है उनसे, बेटियों की तरह लेना है। बात को समझो, हिस्ट्री को छोड़ दो, हिस्ट्री डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस। आपको सौरो देती है हिस्ट्री, वो अलग टॉपिक है, मैं आपको खुश रहने की जो बातें करेंगे। हिस्ट्री आपको सौरोज देती है, उदासियाँ देती हैं, गिल्टी कॉन्शियस देती है, जो हो चुका छोड़ दो। प्रेजेंट मैटर्स एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर मैटर्स। प्रेजेंट में जियोगे, खुश रहोगे, जो अब है उसको, अगर मैं इसको एलेबरेट छोटे से एग्जांपल देसी भाषा से कर दूं, मैं ना बचपन में यहाँ रहा, तो मेरे 40-40 साल पुराने दोस्त, तो वो हम बड़ा फन करते थे यार, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। ओ माय गॉड, घूम गए, फेसबुक से ढूंढा डांडा, कहीं से नंबर लिया, तो उससे यार बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मेरी वहाँ मेमोरीज़ हैं। उसके बाद 10 साल के बाद, 10 साल के थे हम जब, उसके बाद की कोई मेमोरी है ही नहीं। आज मैं 60 का हो गया, वो भी 60 का हो गया, ढूंढता हूँ मैं, ढूंढ के उसको मैं मिलता हूँ। ओ राकेश क्या हाल है तेरा, बड़ा मज़ा, क्या याद है हम क्या करते थे भाई साहब। 5 मिनट के बाद वो मेरे को देखने को तैयार नहीं, मैं उसको देखने को तैयार नहीं। क्यों? उसकी सोच अब प्रेजेंट क्या है, जुआरी आदमी है, शराब पीता है, मैं धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, हम बदल चुके। मेरा प्रेजेंट ये है, उसका वो कहता है अच्छा यार जुए में वो हार गया, तू पैंच इतना अच्छा अमीर बन गया, बहुत अमीर बन गया तू, चल यार मेरे को 2 लाख रुपए तो दे, तू इतना यार था हमारा, अब बचपन में हम खेलते थे, याद है हम। ये एक्चुअल में हुआ आपके साथ? यस, यस, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी बातें कहीं हुई हैं कि मैं एक बंदे को ढूंढा, बड़ा इमोशनल, मैंने उसे फ़ोन किया, तो उसने कहा हाँ याद आ गया, अच्छा तू हाँ बड़ा फन करते थे। उसके बाद कहता चलो फिर मैं ना कभी फ़ोन करूँगा आपको। तो उसने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। तो मेरे को उससे वो अब समझ आई बात कि 10 साल के जब हम थे, हमारी सिचुएशन अलग थी, पास्ट हमारा था, उस समय हमारे इक्वल इंटरेस्ट थे, सेम इंटरेस्ट थे, सेम गालियाँ बकते थे, सेम खेलते थे, सेम गुल्ली डंडा खेलते थे। अब मेरा कुछ और सोच है, मुझे किसी और चीज़ों में खुशी मिलती है। उसके साथ 5 मिनट में पुरानी मेमोरीज, अब नहीं तो मैं बना नहीं सकता, नहीं तो आज हम बना ही नहीं सकते। एक ऑटो चलाता था लड़का, उसने हाथ मिलाया, चलो हाथ गंदे, तो उसकी वो बात नहीं है, मिला, उसकी बातें ही ऐसी, हर बात में गंदी गालियाँ, हर बात में। मैंने कहा यार मैं तो ऐसी गालियाँ सुन ले, हम छोटे ऐसे ही करते थे। वो मेरे को कह रहा, मैंने कुछ कहा, तू चेंज हो गया यार, तू तो यार ही नहीं रहा। तो अब उनके साथ कहाँ चल पाएगा। सो बात यह है कि आप प्रेजेंट में जीते हो, प्रेजेंट एक सच्चाई है, और फ्यूचर की प्लानिंग। और मार्केट भी आपने कहा कि फ्यूचर लुकिंग होता है, यस, बैकवर्ड लुकिंग वो नहीं होता है। आपने यहाँ कहा कि हिस्ट्री को मत देखो, लेकिन कहा जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करती है। आपने कहा कि हिस्ट्री दुख दर्द ये सब देती है, तो कहीं ना कहीं होप भी देती है कि हिस्ट्री ने इसे रिपीट किया है, तो हिस्ट्री फिर से इसको रिपीट करेगी कि डाउन आए, क्रैश आए, तो फिर से मार्केट ऊपर जाता है। तो हिस्ट्री हमें होप भी तो देती है। तो आपकी बात से सहमत में हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ये चीज़ कही गई है कि हमेशा पास्ट को देख करके आप डिसीजन नहीं ले सकते फ्यूचर के, है ना। कि अगर हम
देखें यहाँ पर अब इंडिया के मार्केट को कि चलो क्रेश आया तो हर बार 1-1.5 साल में कम से कम रिकवर कर ही जाता है और बहुत ऊपर जाता है। जापान का मार्केट 35 साल से वहीं था अभी, और कुछ टाइम बाद उसने ऑल टाइम हाई पे टच किया था। तो इसी कई सारी चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पर मैं एग्जैक्टली मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आपने कहा कि हिस्ट्री को बिल्कुल मत देखो, तो क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती है, ये गलत है? एक पहले आपकी बात शुरू में आपने कही कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, अक्सर लोग कहते हैं। ऑलवेज को काट दो बीच में। मैं आपको 5025 एग्जाम्पल अभी दे दूंगा कि हिस्ट्री रिपीट नहीं करती अपने आप को। जैसे 2000 में .com बस्ट हुआ। हाँ। अच्छा, पिछला कोई भी बुल आज तक की हिस्ट्री में 18-20 साल बुल मार्केट नहीं चली कभी भी, हिस्ट्री है ही नहीं इस बारे में। ये जो भी चला जी, अब चला 2008 में क्राइसिस आया था ना, 9 के बाद तो ऊपर ही है। आज क्या आ गया 2025। कोरोना को छोड़ो, कोरोना एक इंसिडेंट था, अनवांटेड इंसिडेंट, अजीब इंसिडेंट, कुदरत की तरफ से था। वो क्लैमिटी तो फिर भी रिकवर होगी एकदम, तो उसको आप निकाल दो, उससे मार्केट नहीं डाउन हुई, आप ही गई उसके बाद, ठीक है ना। 2009 से लेके 2025 आ गया, कितने साल हो गए? 2009 से 25 अपने 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। 16। अभी मैं बताता हूँ कि अभी 5 साल कम से कम भी स्टॉक मार्केट और ऊपर बुली चलेगी, मेरी प्रेडिक्शन। चलो 15 तो हो चुके ना, 16 साल कभी स्टॉक मार्केट बुल चली नहीं पहले कभी। तो हिस्ट्री रिपीट नहीं करती वो। अच्छा, फिर अगर वो हो जाए, आप हमेशा कहा आपने, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, पहले तो हमेशा लफ्ज़ निकाल दो। कई दफ़ा हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। अगर हिस्ट्री रिपीट करती हो हमेशा, तो फिर नई हिस्ट्री तो बने ही ना बने ही नहीं। एग्जैक्टली कुछ नया तो बनेगा ही नहीं हिस्ट्री के लिए, नवा या फिर फ्यूचर वालों के लिए अभी तो कुछ नया बनेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो है। हिस्ट्री बनती है, नहीं बनती है। 2001 में बबल बस्ट हुआ, 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2008 में। अच्छा, 8 में आया, सपोज मान लें 18 में भी आया, मान लो 28 में भी आया, मान लो, जस्ट हिस्ट्री। यस। तो बहुत सारे बंदे जो ग्राफ्स को फॉलो करते हैं या हिस्ट्री रिपीट से सेल करते हैं, 2038 से पहले सारे शेयर बेच के निकल जाएंगे। 8 में आया, 18 में आया, 28 में आया, अब 38 में आएगा। दीज आर जस्ट नंबर्स। 28 में सिचुएशन आई, इंसिडेंस हो गया। कोई भी चीज़ आप करते हो ना, कोई भी चीज़, तो आप उसके बाद 150 करते हो, 3-4 बार ऐसा आएगा कि वो आपस में सिमिलर हो गई। वो अब 2 बंदे जंप कर रहे हो पानी में, 20 बार उसने करा, 20 बार आपने करा, अलग से कोऑर्डिनेट करके नहीं करा, 2-3 बार आप देखोगे आप इकट्ठे जंप कर रहे हो। वो कोइंसिडेंस है कि 2 बार आप 20 में से इकट्ठे जंप कर रहे हो। आप यार हम देखो इकट्ठे जंप कर रहे हैं। तो 18, 28, 38 में आप भाई साहब हालात हो रहे हैं। 38 में इकॉनमी रोबस्ट इकॉनमी है, कंपनीज अच्छा कर रही हैं, AI का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, रिवोल्यूशन हो रही है, इंडिया में मोदी साहब फिर जीत गए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो 38 में किस कारण से क्रैश आएगा? तो आप लेके चलोगे 18 में आया था, 8 में आया था, 28 में आया, अब तो 38 में आना ही आना। तो मूर्ख हो आप, कैसे आएगा? मतलब हिस्ट्री को देखकर क्या फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग नहीं है। मतलब बैकवर्ड को देख के वो कुछ करता ही नहीं है, वो तो आने वाले टाइम को देख करके अभी प्रेजेंट में बिहेव करता है। हम वहाँ फंसे हो ना नेचुरल के, कि भैया गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं, तो ये पैटर्न है कुदरत का। वो भाई दिन के सूरज रात को निकलता है, सुबह को, वो पैटर्न नेचर का है, उसको हर चीज़ में मत लो। वही स्टॉक मार्केट में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। देखो जी, कंप्यूटर, मेरे देखते देखते कंप्यूटर आया, फैक्स मशीन की बात चलो मैं कर लेता हूँ। मेरे देखते देखते फैक्स मशीन आई, तो तब का सबसे बड़ा वंडर था कि यार के पेपर यहाँ पे फैक्स मशीन में डालते हैं, हज़ारों मील दूर वहाँ पे निकल जाता है वो ये वाला पेपर, कैसे हो गया यार? देखते रहते थे हम, ये कैसे होता है? इसमें कोई तार लगी, जैसे मशीन में डालते हैं, उससे जाके वहाँ पहुँचता है, कैसे पहुँचता है? हमारे इमेजिनेशन में नहीं था ऐसे होता होगा, राइट? हमारे देखते ही देखते फैक्स आउटडेटेड हो गई, ख़त्म। फैक्स आज कौन यूज़ करता है? तो एक चीज़ रिसर्च हुई, अमेजिंग रिसर्च, 10-20 साल में वो ख़त्म, आउटडेट होकर चली गई। तब हिस्ट्री क्या उसको लेगी कि दोबारा से फैक्स मशीन आएगी? नेवर। सो नई हिस्ट्री बनती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री को रिप्लेस करती हैं चीज़ें। तो हिस्ट्री हमेशा नहीं करती। नहीं। क्या आंसर किया आपने सर, मतलब ये तो आपने दिमाग के तार हिला दिए। जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में एग्जैक्टली ये बात लिखी हुई है, और उसको आपने एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर दे करके। मैं एक बार फिर रिपीट करूँ, मैंने कहा कि आप स्टॉक खरीदते वक्त उसका ग्राफ पिछला देखते हो, उसकी हिस्ट्री देखते हो। मैं नहीं कहता कि निगलेक्ट कर दो हिस्ट्री, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप देखो कि मंदे में जब उनके प्रॉफिट नहीं थे, 5 साल का भी ग्राफ देखो, तब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। जब कंपनी लॉसेज में थी,
कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिट में आई, इतनी ग्रोथ थी, तब उसका स्टॉक प्राइस कैसे। हिस्ट्री को देखो कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है मार्केट के कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, वो आपको हेल्प करेगी। हिस्ट्री देखो कि हिस्ट्री ये देखो कि आदमी अगर घमंडी हो जाता है पैसे कमाने के बाद तो वो गिरता है नीचे। हिस्ट्री से सीखो, रावण बहुत घमंडी हो गया था, आखिर उसे मरना पड़ा, उसने गलत काम किया था। ये हिस्ट्री से चीज़ें सीखो, ऐसी चीज़ें रहेंगी हमेशा। जो हिस्ट्री के ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो रहेंगे। उनसे सीख करके प्रेजेंट में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ये बेस्ट है। जी एग्जैक्टली, वाओ। अच्छा, इंडिया में एक बहुत चीज़ फैली हुई है कि ट्रेडर जो है 90% या फिर उससे भी ज़्यादा जो है वो लॉस में है, और स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस में ही हैं यहाँ पर इंडिया में। और देखा जाता है कि यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन यूथ की और थोड़े से मतलब कम ही है। आप अमेरिका में रहते हो, वहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ का क्या सिनेरियो है? एक पर्सन के पास में कितना फंड होता है ट्रेडिंग करने के लिए, कितना वो अर्न करता है, कितने लॉस में वहाँ पर, वहाँ का क्या सीन चल रहा है? आपका बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली पहले तो हर देश में जैसे दो तरह के लोग होते हैं। इंडिया में गरीब भी है, अमीर भी है, मेट्रो में लोगों की सोच अलग है, गांव में अलग है। तो अमेरिका में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट पहले को तो छोड़ दो ना, जो ड्रगों पे है, उनको कोई मतलब नहीं है, मौज मस्ती करनी है, उनको कैरियर, पैसा, भिखारी बने हुए हैं, वो तो अलग, उनको छोड़ो, किसी दिन फिर बात करेंगे उनके ऊपर। उसके बाद जो मिडिल क्लास आता है, हम ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में मिडिल क्लास है, वहाँ पे भी मिडिल क्लास के साथ थोड़ा बात करते हैं कि वहाँ पे कैसे है। देखो, यहाँ जहाँ अमेरिका में अगर कोई मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में मानता हूँ $1,00,000 के करीब जिसकी सैलरी है, 80,000 $1,00,000 सालाना। हाँ जी, इंडियन रुपीज़ बात करें तो 80 लाख 85 लाख, हाँ, $60,000-70,000 सालाना जो है ना, शुरू हो गए लाख लेके चलो आप एक इंडिविजुअल की। तो वो अगर आदमी जॉब करने वाले की बात करता हूँ मैं, जो आदमी 20-30 साल जॉब करता है, 22 साल की उम्र में जॉब लग गया, 40-45 का हो गया, तो वो प्रॉपरली जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड हमारे यहाँ होता था, अब मेरा ख्याल पता नहीं है कि नहीं है, 401k होता है। अगर वो 401k में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉर्मली कंपनियाँ 6% आपका काटती हैं, 6% कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, 12% आपकी इनकम का, 1 लाख की सैलरी है तो $12,000 हर साल में आपका उधर जाता है। वो जो पैसा है ना 401k में जाता है, वो निकलवा नहीं सकते आप 60 साल से पहले। तो उसमें आप खुद मैनेज कर सकते हो उस पैसे को। ये नहीं कि इंडिविजुअल स्टॉक खरीद लो, वो आपके पास कंप्यूटर में पैसा होता है, जितना भी पैसा है उसको आप डेट में लगाना लगा दो, इक्विटी में लगाना है, पेट्रोल सेक्टर में लगाना उसमें लगा दो, गोल्ड में लगाना, ETS म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड होते हैं, ये हैं उन लिस्ट में से आप जिसमें मर्जी लगा सकते हो, या सारा कैश रख सकते हो, सब कुछ बेच दो। तो मैं सबसे बड़ी ट्रेडिंग मैंने अपने 401k में करी। जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आप एक दूसरे का पैसा खा रहे हो, देयर इज नो मनी बीइंग जनरेटेड। आप हारे, ये जीते, तो नई जनरेशन कोई नहीं हो रहा है, पैसा अदला बदली हो रही है। राइट, अदला बदली जो लेने में एक्सपर्ट है वो आपसे सबसे ले लेगा, बस स्मार्ट ज़्यादा ले लेगा, बीच में कुछ कमीशन चली जाएगी, बाकी बांट लेंगे सारे। लेकिन इन्वेस्टिंग में एसेट जनरेट होती है। स्टॉक प्राइस रिलायंस का 1200 से 1800 हो गया, जितने भी होल्डर हैं सारे उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो गई। जो इन्वेस्टमेंट है उसका सब कमाते हैं, कोई नुकसान में किसी का गया नहीं उसमें। ट्रेडिंग में एक का गया दूसरे का आया, और जो जितना ज्यादा कमाएगा वो बाकी उतना ज्यादा लॉस करेगा वो। राइट, हाँ, और अगर एक है वो हो सकता है कि 100 का ही पैसा खा जाए, राइट, 99 का ही पैसा खा जाए। ऐसे एग्जैक्टली। ये पॉइंट लोगों को समझना चाहिए कि इन्वेस्टिंग में कोई भी नहीं गवाता, सबके बनते हैं पैसे, सारे खुश हैं। हाँ। अच्छा, फिर भी अमेरिका में कितने % ट्रेडर तो ट्रेडिंग तो वहाँ पे भी करते होंगे, तो कितने % ट्रेडर वहाँ पर लॉस में, वहाँ का डाटा क्या कहता है? मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप मान लो 10 लोगों से मिलते हो जो नए हो या फिर मीडियोकर हो, तो उनमें से कितने आपको लॉस में दिखते हैं? मेरे ख्याल से आधे लोग जो है ना, कुछ लोग तो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, वो कहते हैं जो लर्न कर रहे हैं, तो ये मैं ले लूँगा 5 लोग तो वहीं के वहीं रहते हैं, एक दिन कमा लिया, एक दिन गवा लिया, लर्न करते हैं, फिर वो परिपक्व बन जाते हैं, मिच्योर्ड हो गए। जैसे आई एम एन एग्जांपल, तो हम भी तो ऐसे ही थे ना, कोई नुकसान का फायदा, कोई नुकसान। जब अपनी नीचे मिल गई, इमोशन पे कंट्रोल हो गया, यार ये मॉडल है मेरे पास, इसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो जो स्टेज पे पहुंच जाते हैं 10 में से 2 या 3, वो फिर कंसिस्टेंटली कमाना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है, ब्रिलियंट सर। आपने मतलब सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारी और भी कुछ बातें थोड़ी रह गई है, हम फिर फ्यूचर में एक बहुत तगड़ा पॉडकास्ट करेंगे और उसके लिए, और उसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे
खैर दोस्तों, इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही। जेएस पाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, वहाँ पर हम करेंगे नई नई बातें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।